नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है। इसमें मांगों को लेकर सरकार के साथ हुई शर्तों पर समीक्षा की गई। किसानों ने सरकार पर मांगों पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। किसानों ने 31 जनवरी को देश भर में जिला स्तर पर ट्रैक्टर रैली और धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा किसानों पर दर्ज केस अभी तक वापस नहीं हुए, केस को जल्द ही वापस किया जाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि एमएसपी पर कमेटी का काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा लखीमपुर हिंसा के मामले में भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसान नेताओं ने कहा कि मांगे पूरी न होने पर 1 फरवरी से मिशन यूपी जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हुआ। बीजेपी से पहले चरण में 58 में से 57 सीटों पर और दूसरे चरण के 55 में से 48 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से और नोएडा से पंकज सिंह, खुर्जा से योगेश धामा लड़ेंगे चुनाव। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महीने भर से हमारी समाजवादी पार्टी के साथ बात चल रही थी। कल अखिलेश से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन 2 महीने के बाद उनको कल अपमानित किया गया, वो दुखद है। मायावती ने अपने जन्मदिवस के मौके पर यूपी चुनाव से पहले चरण में 58 में से 53 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि तमाम दल गठबंधन करके हमें सत्ता में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता हमें सत्ता में वापस लाएगी। पंजाब में कांग्रेस ने जारी की 86 उम्मीदवारों की लिस्ट। चमकौर साहिब से सीएम चन्नी और अमृतसर पूर्व से सिद्धू लड़ेंगे चुनाव। सोनू सूद की बहन मालविका को मोगा से टिकट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा हिमाचल सीमा पर यमुनानगर के आबादी वाले क्षेत्र में बनने वाले बांध की जगह का दौरा किया। 21 जनवरी को हरियाणा और हिमाचल दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री यमुनानगर के आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां पर वो हरियाणा हिमाचल सीमा पर बनने वाले बांध को लेकर के एमओयू को साइन करेंगे। अंबाला सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि सरस्वती को धरातल पर लाने का सपना साकार होने जा रहा है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जाता है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन ने बताया कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके बनने से सरस्वती क्षेत्र में जलबहाव लगातार बना रहेगा। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिना वैक्सीन से 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को फिर से स्कूल खुलने पर स्कूलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनिल विज ने ट्वीट करके कहा कि माता पिता से अनुरोध है कि अपने बच्चों को कोविड से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। दिल्ली के सीमावर्ती राज्य पंजाब और जम्मू कश्मीर को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में एक लावारिस बैग में आईईडी मिला, जिसको निष्क्रिय कर दिया गया। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू कर दिया है। इसमें 30,000 तक की नौकरियों में आरक्षण को लागू किया गया। कंपनियों को स्थानीय युवाओं को तवज्जो देनी होगी। कानून प्रभावी होने से 10 साल तक लागू रहेगा। स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण की घोषणा से फरीदाबाद में युवाओं में खुशी की लहर देखी जा रही। युवाओं का कहना है कि सरकार का फैसला हरियाणा के युवाओं के लिए बेहद कामयाब होगा। इसमें युवाओं को फायदा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि सरकार का फैसला ठीक नहीं है। सरकार ने जो फैसला लिया है वो सिर्फ हरियाणा के युवाओं के लिए है। बाहर से आकर रहने वाले लोगों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर गुहला चीका जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह पर बरसे। कहा ईश्वर सिंह ने विकास के मामले में गुहला चीका को पिछड़ा किया। कुलवंत बाजीगर ने जेजेपी ईश्वर सिंह पर SC ST पर झूठे मामले दर्ज करवाने के आरोप लगाए। कहा ईश्वर सिंह ने गुहला चीका में दलित और सामान्य वर्ग के लोगों के बीच में भाईचारे में दरार डालने का काम किया। कुलवंत बाजीगर ने ईश्वर सिंह की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कहा ईश्वर सिंह उनके किए गए विकास कार्यों का श्रेय लेने में लगे हैं। पेराई सत्र में पड़ने वाले बरसात के असर को दूर करने के लिए सोनीपत चीनी मिल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मिल प्रशासन ने खोई को भीगने और नमी से बचाने के लिए शेड तैयार करने का फैसला किया है। चीनी मिल में करीब 440 वर्ग मीटर में यह शेड तैयार किया जाएगा। इसके बाद बरसात या ज्यादा ओस पड़ने पर खोई गीली नहीं होगी। पेराई सत्र पर अब इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चीनी मिल में गन्ने की पेराई से मिलने वाली खोई से ही बॉयलर चलाने के लिए इसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शुगर मिल के जिस क्षेत्र में खोई निकलती है उस क्षेत्र में अब तक का शेड जैसी सुविधा नहीं थी। इसके चलते बरसात होने पर खोई गीली हो जाती थी। बॉयलर में सूखा ईंधन नहीं मिलने से पेराई का काम प्रभावित होता था। पेराई का काम प्रभावित होने से सीधा असर किसानों पर पड़ता है। किसान पिछले लंबे समय से खोई को सूखा रखने के लिए शेड बनाने की मांग कर रहे थे।
गरीब परिवारों के जातकों को 134A के तहत एडमिशन का आखिरी दिन। अभी तक जिले में 1953 पात्र बच्चों को दाखिला नहीं मिला। सरकार के आदेश को नहीं मानने पर शिक्षा विभाग ने 258 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। इसके बाद दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव ने अधिकारियों के साथ दौरा किया है। ज्वाइंट कमिश्नर ने सब्जी मंडी की पूरी व्यवस्था को देखा है। सब्जी रेहड़ी लगाने वाले लोगों से कहा है कि जाम और गंदगी का आलम को खत्म करो, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ज्वाइंट कमिश्नर की माने तो सब्जी मंडी में रेहड़ी वालों ने जाम और आम लोगों के लिए परेशानी का हाल बनाया हुआ है। इसको लेकर उन्होंने रेहड़ी वालों से व्यवस्था सुधारने को कहा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,70,000 से ज्यादा केस हैं। वहीं 402 लोगों की मौत हुई है। 1,09,345 मरीज रिकवर हुए। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 6,041 हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 43,211 नए मामले हैं। 19 लोगों की मौत हुई। असम में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,348 मामले आए सामने, 5 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 24,383 नए केस हैं। एक दिन में 34 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 9,050 नए केस हैं। 7 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 3,743 मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में ओमिक्रॉन का कोई नया केस नहीं है। प्रदेश में ओमिक्रॉन की कुल संख्या 169 है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 6 केस एक्टिव हैं, जबकि 163 मरीज रिकवर हो चुके हैं। गुड़गांव में कोरोना के 3,349 नए मामले हैं। एक्टिव केस 19,266 हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 1,464 नए मामले हैं। एक्टिव केस 9,044 हैं। कैथल में कोरोना के 93 नए मामले हैं। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 11,754 हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से तो शाम के बाजार में भीड़ कम है। इस दौरान दुकानों में बिक्री नहीं हो रही। इस वजह से दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि लोग अब बीमारी के प्रति जागरूक हो रहे हैं, घरों से कम बाहर निकलते हैं। हालांकि ग्राहक कोरोना नियमों का पालन भी कर रहे हैं। जींद जिला स्वास्थ्य विभाग RBKS योजना के तहत बच्चों का इलाज कराने में प्रदेश में नंबर 1 जिला बन गया है। जिले में अप्रैल 2021 से अब तक बच्चों के इलाज पर 33,22,000 रुपए खर्च हुए हैं, जबकि बजट के अनुसार 2 लाख रुपए प्रति तिमाही के अनुसार हर एक जिले को मिलते हैं। कुरुक्षेत्र के पेहुआ स्थित गुमथला गढ़ू गांव में पूर्व मंत्री स्वर्गीय जसविंदर संधू के बेटे और इनेलो नेता गगन संधू को SIT की टीम ने काबू किया। इसके बाद पेहुआ पुलिस ने गगन संधू को पेहुआ कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गगन संधू को 17 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गगन संधू के बड़े भाई जसतेज संधू ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। जसतेज संधू ने कहा है कि वो काफी समय से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। इसकी भड़ास निकालने के लिए पेहुआ से विधायक ने रंजिश के चलते गगन संधू को झूठे केस में फंसाया। अंबाला के बाल सुधार गृह में 17 साल के किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पूरे मामले की जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा हो रही है। 17 साल के किशोर को फतेहाबाद से चोरी के मामले में अंबाला के बाल सुधार गृह में लाया गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस ने युवकों से भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोलियां बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। रतला विधानसभा क्षेत्र के IMT औद्योगिक एरिया के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के 5 गांव के किसान आज धरना समाप्त होने के बावजूद अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर रतला के विधायक नयनपाल रावत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मौके पर भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। उन्होंने अपनी बात को विधायक के समक्ष रखा है, जिस पर विधायक नयनपाल रावत ने बताया है कि इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा की है। विधायक के आश्वासन के बाद किसान संतुष्ट नजर आए और अपील की है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। वहीं PM किसान सम्मान निधि योजना में हुए बदलाव को लेकर के राजनीतिक लोगों के द्वारा किसानों को भ्रमित करने के मामले पर विधायक नयनपाल रावत ने उन्हें आड़े हाथों लिया। विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि वो लोगों की वजह से आज सत्ता में हो और उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। 5 गांव के किसानों ने उनके कहने पर धरना समाप्त किया। उचाना में यूरिया की किल्लत से किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अलग अलग जगहों पर बने बिक्री केंद्रों के आगे किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। किसानों ने बिक्री केंद्र मालिकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले DAP तो अब यूरिया लेने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खंड कृषि अधिकारी का कहना है कि बिक्री केंद्र पर टीम ने निरीक्षण किया है। खाद की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई।
फतेहाबाद में यूरिया को लेकर के मारामारी जारी है। मंडी की कई फार्म के बाहर यूरिया के लिए लाइनों की लंबी कतार देखने को मिली है। किसानों ने अनाज मंडी में कई फर्म पर जाकर के हंगामा किया। किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर यूरिया को ब्लैक करने और चहेतों को बांटने के आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि दरवाजा बंद करके चहेतों को ही यूरिया बांटा जाता है। कृषि विभाग के एसडीओ का कहना है कि असमान वितरण की बात सामने आ रही है, जांच करवाई जाएगी। सिरसा में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर के नाराज वर्कर्स और हेल्परों ने स्टेट कमेटी के आह्वान पर मौन व्रत रख करके रोष जाहिर किया। 39वें दिन भी धरना दे रही आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में वर्कर और हेल्पर सिरसा में इकट्ठा होंगे और प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही प्ले स्कूलों में कार्यरत आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग के लिए कहा जा रहा है, वो किसी तरह की ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। गुरुग्राम के एक स्कूल की एनुअल फीस नहीं जमा करने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर कर दिया गया। सभी अभिभावक स्कूल की हरकत से नाखुश हैं। इसकी वजह से अभिभावकों ने स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर के प्रदर्शन किया। यमुनानगर के कई गांवों के खेतों में पानी खड़ा है, फसलें तबाह हो चुकी हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। खेतों में लगातार पानी खड़ा रहने से किसानों की गेहूं और सरसों की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कृषि विभाग ने जिले में 30,000 एकड़ फसल प्रभावित होने की बात कही है। किसानों ने अति शीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सोनीपत में हुई बेमौसम बरसात ने जिले के किसानों की हाड़तोड़ मेहनत पर पानी फेर दिया है। बरसाती पानी अभी तक खेतों में खड़ा है। किसानों ने बताया कि अब तक प्रशासन की तरफ से पानी निकासी का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसकी वजह से किसान परेशान। कस्बा तरावड़ी के लनियानी रोड पर बरसाती नाले के साथ लगते खेत में एक युवक का शव नग्न अवस्था में मिला है। खेत मालिक ने शव को खेत में देखा तो सूचना पुलिस प्रशासन को दी। कैंटर गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने लूट की नीयत से फायर करके सभी टायर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। जान बचाकर गाड़ी चालक और परिचालक रिपीटर नाका चौकी में गए तो वहां भी उनके साथ मारपीट की गई। नूह पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के संबंध में मामला दर्ज करके अज्ञात बदमाशों की जांच शुरू कर दी। पलवल में होडल के अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर NH-19 पर हरियाणा यूपी करमन बॉर्डर पर गाड़ी में सवार युवक से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 13 देसी कट्टे बरामद किए हैं। पकड़ा गया आरोपी इन हथियारों को तस्करी के लिए लेकर के आया था। घरौंडा रायपुरा रोड पर चोरों ने गारमेंट शॉप का शटर तोड़कर हजारों रुपए के कपड़े चोरी कर लिए हैं। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। रोहतक का जवान कैप्टन साहिल वत्स शहीद हो गया है। जिले के गांव डोब के निवासी कैप्टन साहिल वत्स जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में तैनात थे। -14 डिग्री में ड्यूटी करते समय वो शहीद हो गए। सीएम मनोहर लाल ने वीरगति को प्राप्त हुए कैप्टन साहिल वत्स को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करे। कोरोना की तीसरी लहर में भवानीखेड़ा में पहली मौत दर्ज की गई है। मृतक की उम्र 37 साल थी। वार्ड नंबर 6 का निवासी था। स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत भवानीखेड़ा के शमशान घाट में शव का अंतिम संस्कार किया। गुरुग्राम के उद्योगपतियों पर कोरोना की आर्थिक मार पड़ने लगी है। दिल्ली में जहां वीकेंड लॉकडाउन है तो हरियाणा में लगी पाबंदियों से इंडस्ट्रीज पर इसका असर पड़ रहा है। उद्योगपतियों का कहना है कि दुकानें 6 बजे बंद होने से प्रोडक्शन और सेल्स दोनों पर इसका असर पड़ा है। ठंड से निजात का इंतजार कर रहे लोगों को अभी ठंड से बचाव नहीं होने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी 5 दिन और ठंड रहने के आसार जताए। मौसम विभाग के अनुमान है कि न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री और अधिकतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आधी जनवरी बीतने के बाद भी ठंड का सितम बढ़ रहा है। आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के साथ कोहरे का भी जबरदस्त असर दिख रहा है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया है। दिल्ली जैसे हालात यूपी के बरेली, लखनऊ, गोरखपुर में भी हैं। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में सर्दी का प्रकोप देखा जा रहा है। हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम हो गया है। प्रदेश के हिसार जिले में न्यूनतम तापमान 4.3 और पंजाब के भटिंडा में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। अधिकतम तापमान महज 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा है, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया। प्रदेश में ठंड और कोहरे की मार जारी है। झज्जर में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम है। इसके चलते वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।
कोहरे धुंध के चलते रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ही के दिनों में हुई बारिश के बाद से ही कोहरे और धुंध की शुरुआत हुई।